हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के साथ आप लोगों का अनुभव बहुत ही शानदार रहा होगा और आप लोगों को अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक भी रहा होगा। तो चलिए, आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, एक निजी कंपनी, देखिए बात यहां पर निजी कंपनी की हो रही है, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को काम पर रखने से मना कर देती है। ठीक है, देखिए पहले ये देख लेते हैं। यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितनी स्थितियों में भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, तो हम क्रमवार इन स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं। एक निजी कंपनी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को काम पर रखने से मना कर देती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया कि राज्य नियोजन के अवसर के संबंध में किसी भी नागरिक से धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों को यहां पर यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 16 से संबंधित जो मूल अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होता है, ना कि किसी निजी नागरिक के विरुद्ध। तो इस तरह हम देखें तो कोई निजी कंपनी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को काम पर रखने से मना कर सकती है। तो इस तरह से यहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। स्टेटमेंट सेकंड, एक निजी स्वामित्व वाले रेस्तरां ने एक ग्राहक को प्रवेश देने से मना कर दिया क्योंकि वह उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में बात की गई है कि अनुच्छेद 15(1) में बात की गई है कि राज्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक से धर्म, लिंग, मूल वंश, उद्भव अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 15(2) में, यही बात सेम निजी नागरिकों यानी प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट की गई है। ठीक है, तो इस तरह हम बात करें तो उसमें चर्चा भी गई है कि आप किसी को सार्वजनिक भोजालय या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुएं, तालाब आदि में प्रवेश देने से इनकार नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो इस तरह स्टेटमेंट सेकंड सही है। थर्ड की ओर चलते हैं। एक विदेशी धार्मिक उपदेशक जो शांतिपूर्ण, देखिए बात यहां पर विदेशी धार्मिक उपदेशक की गई है, शांतिपूर्ण धार्मिक सभा आयोजित करने से प्रतिबंधित किया गया है। हम जानते हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और वहीं हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो अधिकार है वह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 25 में ही प्रावधान किया गया है कि शांतिपूर्ण धार्मिक सभा का आयोजन भी एक मौलिक अधिकार के तहत ही आता है। तो इस तरह अगर कोई विदेशी धार्मिक उपदेशक है और वह शांतिपूर्ण धार्मिक सभा आयोजित कर रहा है और उसे प्रतिबंधित किया गया है तो यह भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरह स्टेटमेंट थर्ड भी सही हो जाती है। फोर्थ, संसद ने एक कानून पारित किया जिसमें राज्य सरकार की कुछ नौकरियों को केवल उस राज्य में जन्मे व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि अनुच्छेद 16 के तहत राज्य नियोजन के मामले में केवल धर्म, लिंग, मूल वंश, उद्भव, जन्म स्थान आदि के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 16 में एक अपवाद है। राज्य अगर संसद विधि निर्मित कर ऐसा प्रावधान करे तो राज्य में नियोजन के मामले में राज्य के निवासी व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो हमें यहां ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में निवास करने वाले और राज्य में जन्मे व्यक्ति दोनों भिन्न अर्थ लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर इस तरह राज्य में जन्मे व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाता है तो यह भी भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इस तरह हमारे स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही है। तो इस तरह सी केवल 3 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर के रूप में कार्य करते समय राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होता है। देखिए, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनका गठन राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि निर्मित कर किया जाता है और अधिकांश विधियों में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति अर्थात वाइस चांसलर की नियुक्ति भी करते हैं। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होते हैं। तो आपके कथन 1 सही होता है। कथन 2, राज्य विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति अर्थात चांसलर के रूप में राज्यपाल की भूमिका भारत के संविधान के अंतर्गत परिकल्पित नहीं है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि यह राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर ही यह कार्य किया जाता है, तो यह भारतीय संविधान में परिकल्पित नहीं है। तो इस तरह कथन 2 भी सही हो जाता है। अब कथन 3 की ओर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मंत्रिपरिषद की सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया के लिए, लेकिन राज्यपालों के लिए नहीं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 यानी 163 के तहत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है और इसमें चर्चा की है कि राज्यपाल के पास स्वयं विवेक से कुछ निर्णय लेने, ठीक है, या अथवा कार्य करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो राज्यपाल के लिए स्वयं विवेक की जो निर्धारण है वह स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित है। ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मंत्रिपरिषद सलाह को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी परिकल्पना नहीं की गई थी। ठीक है, लेकिन चूंकि राज्यपाल के लिए ऐसी परिकल्पना की गई है तो राज्यपाल के लिए बाध्य नहीं बनाया गया था। तो इस तरह कथन 3 भी हमारा सही हो जाता है। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना चाहिए कि कथन 1 की जो व्याख्या करता है वह कथन 2 करता है। ठीक है, क्योंकि कुलाधिपति के रूप में कार्य करते समय वह भारत के संविधान के अंतर्गत यह परिकल्पित नहीं है, बल्कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्मित कर ऐसा प्रावधान करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं, तो यह सही विकल्प नहीं है। बी, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि जो कथन 1 के संबंध में कथन 2 ही व्याख्या करता है, कथन 3 इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, जिसे पोष अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है, के तहत संरक्षित है? कथन 1, एक उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर कर्मचारी जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो पोस्ट एक्ट 2013 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि इसके तहत पीड़ित जो होगा वह महिला होगी, वह चाहे उस कार्यस्थल पर अथवा आवास निवास पर कार्य करती हो अथवा उस पर आगंतुक के रूप में आई हो। ठीक है,
उसमें क्योंकि ट्रांसजेंडर के मामले में प्रावधान नहीं किया गया तो ट्रांसजेंडर इसके तहत संरक्षित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह कथन एक सही नहीं है। कथन दो, एक महिला कर्मचारी जो 10 से कम कर्मचारियों वाले एक छोटे से कार्यालय में कार्यरत है। देखिए, जब हम बात करें तो पोस्ट एक्ट 2013 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा कार्यालय है जहां पर 10 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो वहां पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाएगी और ऐसा करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा कार्यालय है जिसमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है तो ऐसी एक शिकायत समिति की स्थापना जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो इस तरह हम मानते हैं कि भले ही, इस तरह हम स्पष्ट है कि भले ही 10 से कम कर्मचारियों वाले एक छोटा कार्यालय लेकिन उसमें एक महिला कर्मचारी है तो वह संरक्षित है, चूंकि जिला प्रशासन पर यह बाध्यकारी है कि वह ऐसी शिकायत समिति की स्थापना करे। ठीक है, तो कथन दो हमारा सही है। कथन तीन की ओर चलते हैं। एक महिला ग्राहक या आगंतुक जिसका यौन उत्पीड़न उस कार्यालय में किया जाता है जहां वह कार्यरत नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी बात की थी हम लोगों ने कि इसमें जो पीड़ित है उनका जो संरक्षित है वो ऐसी महिलाएं हैं जो कार्यरत हो अथवा ना भी कार्यरत हो तो आगंतुक के रूप में या ग्राहक के रूप में उस कार्यालय में आते हैं तो वह भी संरक्षित हैं। तो कथन तीन भी हमारा सही होगा। कथन चार की ओर चलते हैं। एक पुरुष घरेलू श्रमिक जो अपने नियोक्ता द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना कर रहा है। देखिए, इसमें पुरुष के संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है तो इस तरह हमारा कथन चार सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम देखें तो ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए पोस्ट एक्ट पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, जिसको विशाखा वाद के रूप में भी जाना जाता है, इस मामले में 1997 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जारी किए गए थे। इन्हीं दिशा निर्देशों को अधिनियमित करने के लिए संसद द्वारा 2013 में एक एक्ट बनाया गया जिसे पोष अधिनियम 2013 के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटने के लिए कुछ उपाय प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक की ओर चलते हैं। यदि उच्च न्यायालय में कार्य लंबित हो तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में एक अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश यानी टेम्पररी एडिशनल जज की नियुक्ति कर सकता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय में कार्य अस्थायी रूप से बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में शेष कार्य अधिक हो गया हो तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में एक अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जो अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगी। तो कथन एक हमारा सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखिए कि इसमें बात की गई अस्थायी रूप से और अधिकतम 2 वर्ष के लिए। कथन दो, यदि कोई कार्यरत न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के ही अनुच्छेद 224 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय में कोई कार्यरत न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वह किसी भी प्रकार से हो सकता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति उच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश यानी एक्टिंग जज के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट 2 हमारा सही नहीं है क्योंकि यह कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कथन 3 की ओर चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर अस्थायी रूप से कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, कथन 3 हमारा सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अनुरोध कर सकता है अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए। ठीक है, ऐसे मामलों में उसे वेतन और भत्ते जो प्राप्त होंगे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही शक्तियां व अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हम देखें तो हमारा कथन 1 और 3 सही है। तो इस तरह ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, हमें यह भी एक फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीश अथवा आपके कार्यवाहक न्यायाधीश यह अधिकतम 62 वर्ष की आयु होने तक ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी का के कौन सा कर्तव्य है? ठीक है, देखिए भारत में कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं और भारतीय जो संविधान के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से एक हमारे सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, दूसरा यूपीएससी को माना जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा इलेक्शन कमीशन भारत निर्वाचन आयोग को माना जाता है, और वहीं चौथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात सीएजी को माना जाता है। ठीक है, देखिए सीएजी भारत में सर्वोच्च ऑडिटिंग अथॉरिटी है, यानी सर्वोच्च अंकेक्षण संस्था है। ठीक है, इसके विभिन्न कर्तव्य होते हैं कि भारत में जो वित्तीय प्रणाली है वो सुचारू रूप से कार्य करे। तो कथन 1 संघ के वित्त लेखों फाइनेंस अकाउंट और विनियोग लेखों की जांच करना और उन्हें प्रमाणित करना सही है, यह सीएजी का कार्य है। ठीक है, कथन 2 राज्य सरकारों के लिए वित्त और विनियोग लेखे तैयार करना, कथन 2 भी हमारा सही है, यह भी सीएजी का कर्तव्य है। 3 संघ सरकार के सभी व्यापार विनिर्माण लाभ और हानि लेखों का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग करना, यह भी सीएजी का कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरह हम देखें तो डी ऑप्शन डी केवल 1 2 और 3 अर्थात सभी 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को कि अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान है, और वहीं अनुच्छेद 149 यानी 149 में प्रावधान किया गया है कि संसद विधि निर्मित कर सीएजी के कर्तव्य और कार्यक्षेत्र का निर्धारण करेगी। तो इसी के संबंध में संसद ने 1971 में एक एक्ट पारित किया जो सीएजी के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी सभी 3 सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 राज्यसभा सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले त्यागपत्र देना होता है। देखिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का चुनाव बिना त्यागपत्र दिए लड़ सकता है, लेकिन चयन के बाद कुछ प्रावधान है जिनका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं आरपीए यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कुछ प्रावधान स्पष्ट है। देखिए अगर कोई अगर सदस्य ऐसा है जो एक ही साथ राज्यसभा एवं लोकसभा में चयनित हो जाता है, तो उसे सदन को सूचना देनी होगी 10 दिनों के अंदर, नहीं तो उसके राज्यसभा में जो सदस्यता है वह रद्द हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई सदस्य एक सदन का सदस्य है और वह दूसरे सदन के सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है और चयनित हो जाता है, तो उसके पूर्व सदन की सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले त्यागपत्र देना होता है, यह सही नहीं है। कथन 2
यदि कोई लोकसभा सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सदस्य अगर किसी एक सदन का सदस्य है और वह दूसरे सदन का सदस्य भी निर्वाचित हो जाता है तो जो पूर्व सदन है उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वह कोई लोकसभा में सदस्य थे और राज्यसभा के लिए निर्वाचित है तो स्पष्ट रूप से लोकसभा में उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो यह कथन 2 सही है। कथन 3, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है और यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी लोकसभा सीट रिक्त हो जाएगी। देखिए कथन 3 भी हमारा सही है। आरपीए 1951 यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्य विधानमंडल में निर्वाचित हो जाता है तो उसे 14 दिनों के अंदर सदन को सूचित करना होगा जिसका वह सदस्य बना रहना चाहता है, नहीं तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, यानी लोकसभा की सीट रिक्त हो जाएगी। तो इस तरह कथन 3 सही है। कथन 4 की ओर चलते हैं। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट स्वतः ही रिक्त हो जाती है। देखिए यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 60 दिन, ठीक है, 60 दिनों तक लगातार कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य है वह सदन की बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा स्वतः नहीं होता है। ठीक है, ऐसा स्वतः नहीं होता है। तो इस तरह कथन 4 आपका सही नहीं है। ऐसा सदन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित कर यह कार्य किया जाता है, अर्थात उसकी सीट स्वतः रिक्त नहीं होती है। कथन 5 की ओर चलते हैं। जेल में बंद कोई सांसद जो संसद में उपस्थित होने में असमर्थ है वह छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है और यदि सदन अनुमति देता है तो उसकी सीट रिक्त नहीं होती। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित हैं तो वह भी बिना अनुमति के, अगर अनुमति के साथ आप 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित हैं तब आपकी सीट रिक्त नहीं होती। ठीक है, अब जेल में बंद है तो वह एक उसका कारण है कि वह उपस्थित नहीं हो सकता है तो वह सदन अगर उसको अनुमति देता है तो उसकी सीट रिक्त नहीं होती है। तो इस तरह कथन 5 भी हमारा सही होगा। तो इस तरह ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 5 सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत में स्थानीय स्तर पर त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के लिए संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को पारित किया गया था। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं कि पंचायत के स्तर पर, मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर ग्राम न्यायालयों की पीठ का गठन किया जाएगा। हालांकि ऐसे ग्राम न्यायालय जो कार्य करेंगे वे पंचायत के स्तर पर ही जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो कथन 1, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी सीट मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ही होती है और जबकि यह कार्य पंचायत स्तर पर जाकर करते हैं, ये मोबाइल कोर्ट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह कथन 1 सही है। कथन 2, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, देखिए इस अधिनियम में संकल्पना की गई थी कि प्रत्येक मध्यवर्ती स्तर पर ग्राम न्यायालयों का गठन किया जाएगा और ऐसा राज्य सरकारें करने के लिए, ऐसा अधिकार राज्य सरकारों के पास है, लेकिन उससे पूर्व उसे संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, तो कथन 2 भी आपका सही है। कथन 3, ग्राम न्यायालयों में विवाद का निपटारा यथासंभव पक्षकारों के मध्य सुलह के माध्यम से किया जाता है। देखिए ग्राम न्यायालयों के अधिदेश में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि ग्राम न्यायालय यह कार्य, अपना कार्य यथासंभव पक्षकारों के मध्य सुलह के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो कथन 3 भी आपका सही है। तो इस तरह ऑप्शन सी सभी 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ग्राम न्यायालय अधिनियम
2008 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से यह लागू किया गया था। ठीक है, जो इसके कर्मचारी होते हैं वह प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के आधार पर उनको वेतन एवं भत्ते प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए यह दोनों ही मामलों में, चाहे आपके सिविल हो चाहे आपराधिक हो, दोनों ही मामलों में यह न्याय प्रदान करते हैं। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, तो ऐसे मामले ग्राम न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हमने जैसे कि चर्चा की है, सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर सिविल मामलों में न्याय प्रदान किया है तो इसकी सुनवाई जिला न्यायालय में की जा सकती है, और अगर आपराधिक मामलों में है तो यह कार्य सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहां स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि ऐसी सुनवाई और निर्णय 6 माह के भीतर संबंधित मामलों में जिला न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से 3 प्रकार के वित्तीय विधेयकों की चर्चा की गई है। ठीक है, जो हमारा पहला है वह है धन विधेयक। ठीक है, जो हमारा सेकंड है यह है वित्तीय विधेयक फर्स्ट, प्रथम, और तीसरा है सेकंड। ठीक है, अब धन विधेयक क्या है? ठीक है, धन विधेयक वह विधेयक है जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है, और 110 के तहत संबंधित प्रावधान इस विधेयक में सम्मिलित है, तो वह धन विधेयक कहा जाएगा। यहां पर एक मैं आपको फैक्ट और बताना चाहूंगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारित करने का अधिकार स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया होती है उसमें लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, कोई भी अगर धन विधेयक है तो वह सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत ही किया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा पर कुछ नियंत्रण है। अगर लोकसभा धन विधेयक को पारित कर राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा बाध्य है कि वह 14 दिनों के अंदर उस पर विचार करे। ठीक है, और राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है, और लोकसभा के पास यह विशेषाधिकार है कि वह राज्यसभा के सुझाव को माने अथवा ना माने। ठीक है, तो इस तरह धन विधेयक भारतीय संविधान के अंदर एक विशेष विधेयक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम आते हैं वित्तीय विधेयक फर्स्ट। देखिए, वित्तीय विधेयक फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित प्रावधानों के साथ साथ अन्य वित्तीय प्रावधान भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह भी अपने आप में विशेष हो जाता है, लेकिन विशेष सिर्फ इस मामले में होता है कि ऐसा विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी राज्यसभा में यह प्रथम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार लोकसभा से पारित होने के बाद यह
राज्यसभा में जब जाएगा तो यह सामान्य विधेयक के रूप में ही पारित किया जाएगा, यानी जो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा पर नियंत्रण लगाए गए हैं वह वित्तीय विधेयक के संबंध में नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं वित्तीय विधेयक सेकंड। देखिए वित्तीय विधेयक फर्स्ट और सेकंड का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में दिया गया है। ठीक है, वित्तीय विधेयक सेकंड, इसमें इस तरह के वित्तीय प्रावधान शामिल होते हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद 110 में नहीं है। जैसे हमने मान लिया कि संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण करना। ठीक है, मतलब भारत की संचित निधि से व्यय के संबंध में प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 110 से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। यह एक सामान्य विधेयक की तरह कार्य करता है। बस एक इसका विशेष प्रावधान है कि जब इसे प्रस्तुत किया जाएगा तो ऐसा राष्ट्रपति के सिफारिश के उपरांत ही किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कथन 1, राष्ट्रपति धन विधेयक पर असहमति की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, लेकिन अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक के मामले में वह संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए जैसे कि अब हमने चर्चा की थी कि लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं धन विधेयक के मामले में। ठीक है, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है और सिर्फ सुझाव दे सकती है। ठीक है, तो इस तरह गतिरोध का सवाल ही नहीं आता। जब गतिरोध का सवाल ही नहीं आता तो संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर असहमति की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, तो यह सही है। लेकिन अनुच्छेद 117(1) यानी वित्तीय विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे कि मैंने बात की कि वित्त विधेयक 1 के मामले में या वित्त विधेयक 2 के मामले में जो राज्यसभा की शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण नहीं है, बस कुछ प्रक्रिया विशेष है, लेकिन राज्यसभा की शक्ति पर नियंत्रण नहीं है। तो वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो कथन 1 सही है। कथन 2, राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक के मामले में वह इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। देखिए जैसे कि अभी हमने बात की थी कि धन विधेयक के मामले में वह सिर्फ सुझाव दे सकती है और अधिकतम 14 दिनों के लिए रोककर रख सकती है। ठीक है, अर्थात उसे अस्वीकार करने या संशोधित करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक के मामले में इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो कथन सेकंड सही है और हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से कथन 1 की व्याख्या भी करता है। ठीक है, कथन 3, धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पुरस्थापित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 117(1) के तहत वित्तीय विधेयक के लिए ऐसी किसी पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि विशेष प्रक्रिया है, राज्यसभा पर नियंत्रण नहीं है लेकिन विशेष प्रक्रिया है, और वित्तीय विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि धन विधेयक के मामले में भी होती है। तो इस तरह कथन 3 हमारा सही नहीं है। तो इस तरह हमारा कथन सी अर्थात विकल्प सी हमारा सही है। कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से किन मामलों में समान शक्तियों और स्थिति का उपभोग करते हैं? देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 324 में चुनाव से संबंधित प्रावधान है और भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इसी के तहत 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, देखिए यहां पर एक फैक्ट ये भी है कि क्योंकि इसका गठन 25 जनवरी को किया गया था, तो यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जब इसका गठन किया गया था यह एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्य करता, जिसमें सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करते थे।
लेकिन हम जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या कार्य किया गया था कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो स्पष्ट रूप से भारत निर्वाचन आयोग का कार्यभार बढ़ना था। तो यह संसद द्वारा कार्य किया गया कि 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर यानी निर्वाचन आयुक्तों का पद गठित कर दिया गया था। ठीक है, यह 1989 में किया गया था। हालांकि यह जो 2 अतिरिक्त पद थे 1990 में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा क्या किया गया कि फिर 1993 यानी 1993 में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, तो इस तरह 1993 के बाद से भारत निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्य आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कार्य करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनकी शक्तियों की बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग के भीतर भारत के निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय निर्माण, देखिए टीएन सेशन बाद 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था अपने निर्णय में कि भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दोनों की शक्तियां समान हैं। अगर किसी मामले में निर्णय लेने में गतिरोध उत्पन्न होता है तो ऐसा मेजोरिटी के अनुसार जो मेजोरिटी रहेगी वो निर्णय मान्य रहेगा। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय निर्माण में निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को समान शक्तियां हैं। ठीक है, 2 वेतन और भत्ते के मामले में भी यह समान है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज के जो सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन प्राप्त होता है वही वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की प्रक्रिया के संबंध में। देखिए कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की प्रक्रिया दोनों की ही भिन्न है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो हटाने की प्रक्रिया है वह सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान है। ठीक है, और वहीं निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह के उपरांत ही किया जा सकता है। तो इस तरह कार्यकाल की सुरक्षा और हटाने की प्रक्रिया में दोनों की स्थिति और शक्तियां समान नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी केवल 1 और 2 ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, भारत में आरक्षण पर चल रही चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित आरक्षण प्रावधानों पर विचार कीजिए। लोक नियोजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में ठीक है कुछ प्रावधान किए गए हैं जो भारत में एससी और एसटी को लोक नियोजन के संबंध में आरक्षण की चर्चा करते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ठीक है, राज्य यह आरक्षण प्रदान कर सकता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि राज्यों में इनमें से कौन कौन से आरक्षण संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो यह अनिवार्य नहीं है तो कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक है, ओबीसी के लिए आरक्षण, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रावधान 93 यानी 93rd संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, 2006 में एक अधिनियम पारित कर इसे लागू करने का कार्य किया गया। ठीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह अनिवार्य नहीं है। राज्य आरक्षण प्रदान कर सकता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं, तो कथन 2 भी सही नहीं है।
कथन 3 की ओर चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होगा और यह अनिवार्य प्रावधान है। तो कथन 3 हमारा सही। कथन 4 की ओर चलते हैं। पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी 243 डी में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और यह मिनिमम 33% होगा। राज्य अगर चाहें तो इसे 33% से अधिक भी कर सकते हैं। वर्तमान में 20 से अधिक राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के द्वारा महिलाओं के आरक्षण को 33% से अधिक किया हुआ है। ठीक है, तो कथन 4 भी हमारा सही है। कथन 5, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायत के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पदों पर एससीज और एसटीज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और यह भी अनिवार्य प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन डी केवल 3, 4 और 5 हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी एडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं अनुसूची 6 यानी 6ठी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ठीक है, ये 4 राज्य कौन कौन से हमारे? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए, ऐसा माना गया था कि जो इन 4 राज्यों की में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां हैं वह भारत की अन्य जनजातियों की अपेक्षा मुख्य धारा से थोड़ा अधिक कटी हुई है। यह माना गया कि जो भारत की कुछ अधिक अन्य जनजातियां हैं वह मुख्य धारा में कहीं ना कहीं किसी एक ठीक ठाक स्तर पर सम्मिलित हुई हैं, लेकिन इन 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं उनमें मुख्य धारा में जुड़ाव उतना प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, तो इनके लिए स्वायत्त जिला परिषदों अथवा स्वायत्त क्षेत्रों की कल्पना की गई थी। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषदों के जो स्वायत्त जिला परिषदों पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कथन 1 की ओर। सभी एडीसी सदस्यों का वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। देखिए, जितनी भी स्वायत्त जिला परिषदें हैं, अभी कुल 10 जिला परिषदें हैं, स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जिसमें 3 असम में, 3 मेघालय में, 3 मिजोरम में और 1 हमारे त्रिपुरा में है। ठीक है, इन सभी जो जिला स्वायत्त परिषदों में जो सदस्य होते हैं उनमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इन 30 सदस्यों में 26 का जो चयन किया जाता है वह वयस्क मताधिकार के रूप में प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है और जबकि 4 यह राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, इनकी पदावधि 5 वर्ष होती है अगर स्वायत्त जिला परिषद को भंग ना कर दिया गया हो और वहीं जो नामित अथवा मनोनीत जो सदस्य होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है,
तो इस तरह कथन एक हमारा सही नहीं है, क्योंकि सभी सदस्यों का वयस्क मताधिकार के माध्यम से पृथक निर्वाचन नहीं होता। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा की एडीसी में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, परिषद में। लेकिन यहां पर एक फैक्ट तो आप लोग याद रखिएगा कि जो असम की जो बोडो प्रादेशिक क्षेत्र है, यह भी एक स्वायत्त जिला परिषद है, लेकिन यहां पर जो सदस्यों की संख्या है वह 46 है। ठीक है, ये एक अपवाद है एडीसी के सदस्यों की संख्या के संबंध में। ठीक है, अब कथन 2 की ओर चलते हैं। एडीसी को भू राजस्व एकत्र करने और क्षेत्र में करारोपण की शक्तियां प्राप्त है, यह कथन सही है। देखिए, एडीसी को जो भू राजस्व एकत्र करने में या कर आरोपित करने की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा जो जहां पर खनिज दोहन हो रहा है वहां पर कुछ यह शुल्क लगा सकते हैं। ठीक है, कथन 3, एडीसी अनुसूचित जनजातियों के पक्षकारों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए ग्राम परिषदों का गठन कर सकते हैं। ठीक है, यह कथन भी सही है। एडीसी जो अनुसूचित जनजातियों के पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा करने के लिए परिषदों यानी ग्राम परिषदों अच्छा ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं, और इस मामले में संबंधित हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये एक अतिरिक्त फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? बी केवल 2, कथन 2 और 3 सही है। देखिए, ये थोड़ा फैक्ट यहां याद रखेगा कि जैसे मैंने कहा असम में 3 स्वायत्त जिला परिषद हैं। एक उत्तरी कछार पर्वतीय जिला, ठीक है, वहीं दूसरा कार्बी आंगलोंग जिला, और वहीं तीसरा जो हमारा है बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि एडीसी के सदस्यों के मामले में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र एक अपवाद है। ठीक है, क्योंकि अन्य में 30 होते हैं जबकि इसमें 46। मेघालय, देखिए मेघालय में जो 3 प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र हैं, गारो खासी जयंतिया, और 3 ही प्रमुख जनजातियां हैं, गारो खासी जयंतिया, और 3 ही एडीसीज हैं, और इनका नाम भी गारो खासी जयंतिया से आप लोग याद रख सकते हैं। खासी पर्वतीय जिला, जयंतिया पर्वतीय जिला और गारो पर्वतीय जिला। ठीक है, वहीं मिजोरम में बात करें तो यहाँ भी 3 एडीसी हैं आपके, जिसमें चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला है। ठीक है, त्रिपुरा में एक एडीसी है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला। ठीक है, तो ये टोटल 10 एडीसी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जब 2 या अधिक राज्य विधानसभाएं किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करने वाले प्रस्ताव पारित करती हैं तो दो या अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संसदीय विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल संसद से अनुरोध करें कि वह राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर विधि निर्मित करे तो संसद उस संबंधित विषय पर विधि निर्मित करेगी, और यह विधि सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगी। ठीक है, कोई अन्य राज्य अगर उस विधि को लागू करना चाहे तो वह ऐसा संबंधित प्रस्ताव अपने विधानमंडल में पारित कर उसे लागू कर सकता है, अर्थात किसी अन्य राज्य पर वह विधि लागू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम चलते कथन 1 की ओर। ऐसा कानून डिफॉल्ट रूप से केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, यह कथन सही है। जिन राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया उन्हीं पर लागू होगा। अगर किसी अन्य राज्य को यह विधि अपने यहां पर लागू करनी है तो वैसा प्रस्ताव पारित कर इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, कथन 2, संसद एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे कानून को अन्य राज्य पर भी लागू कर सकती है। देखिए, कथन सही नहीं है। जैसा कि हमने कहा, यह कार्य संबंधित राज्य विधानमंडल, संबंधित राज्य विधायिका करेगी। अगर किसी अन्य राज्य को अपने राज्य में यह विधि लागू करनी है तो वह प्रस्ताव पारित करेगी, ना कि संसद यह कार्य करेगा। ठीक है, कथन 3, संबंधित राज्य विधानमंडल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे कानून में संशोधन कर सकता है। कथन 3 हमारा सही नहीं है, क्योंकि यह माना जाता है कि अनुच्छेद 252 के तहत अगर राज्य यह अधिकार संसद को देते हैं तो उस विषय से संबंधित विधि निर्माण के अपने अधिकार को संसद को आत्मसमर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो उसके उपरांत संबंधित विधि को
संशोधित करने अथवा निरस्त करने का जो अधिकार है वह सिर्फ संसद के पास, ठीक है, यानी राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। तो कथन 3 भी हमारा सही नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन बी, केवल एक, ठीक है, केवल एक हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में चर्चा की गई। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक है। अब चूंकि ईवीएम में सिर्फ हम एक वोट डाल सकते हैं, ठीक है, और जब राष्ट्रपति के अगर हम चयन की बात करते हैं, जो इसमें चुनाव होता है तो वह वरीयता प्रणाली के माध्यम पे होता है, यानी जो सदस्य जो चुनाव में वोटिंग करेंगे उनको सभी उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान करनी होगी। यानी हम कहें कि ये मान लिया कि हमने ए, बी और सी 3 उम्मीदवार हैं, तो संबंधित जो मतदाता को इन तीनों को ही वरीयता प्रदान करनी होगी। माना कि उसने ए को वरीयता दी 1 और सी को वरीयता दी 2 और बी को वरीयता दी 3, तो उसे सभी उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान करनी होगी। अब हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस तरह की वरीयता प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में नहीं किया जाता है। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन 2 की ओर हम चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र यानी सीक्रेट बैलेट के माध्यम से किया जाता है। कथन 2 भी सही है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 54 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वह अप्रत्यक्ष मतों के आधार पर होगा और यह जो मतदान होगा वह गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। कथन 2 भी सही है, ठीक है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें हम वरीयता प्रणाली को लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 1 की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। किसी देश की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, सरकार का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जब सरकार का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। सेकंड, विधायिका के पास सर्वोच्च शक्ति होती है और वह न्यायिक समीक्षा के बिना कोई भी कानून पारित कर सकती है, ठीक है। कथन 3, सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक जो राज्य व्यवस्था का उदाहरण है। कथन 4, संघीय न्यायालय के पास राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार होता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से तो हम मान सकते हैं, यहां पर माना जा सकता है कि यह एक संघीय राज्य व्यवस्था का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। कथन 5, सरकार विधायिका को भंग कर सकती है और अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव करा सकती है, ठीक है। अब आते हैं उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है? कथन ऑप्शन ए, यदि 2, 3 और 5 सही है तो राज्य में संसदीय प्रणाली के साथ संघीय लोकतंत्र होने की संभावना है। देखिए, कथन अगर हम 2 को देखें तो विधायिका के पास सर्वोच्च शक्ति होती है और वह न्यायिक समीक्षा के बिना कोई भी कानून पारित कर सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघीय लोकतंत्र का एक स्पष्ट प्रावधान है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा, ठीक है। सरकारें चाहे वह संघीय हो यानी केंद्र में हो अथवा राज्य में हो, वे संविधान के
अंतर्गत ही विधि बना सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने का अधिकार रखता है अगर कोई विधि संविधान के अंतर्गत निर्मित नहीं की गई तो वैसे अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से अगर कथन दो सही है तो यह संघीय लोकतंत्र होने की संभावना यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। ऑप्शन बी, यदि कथन 1, 2 और 3 सही है तो राज्य में संसदीय प्रणाली के साथ एकात्मक गणराज्य होने की संभावना है। ठीक है, हम कथन एक की ओर चलते हैं, सरकार का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, यह है संसदीय प्रणाली। हम बात करें तो संसदीय प्रणाली में सरकार का जो प्रमुख होता है वह एक निश्चित अवधि के लिए नहीं चुना जाता है। अगर सरकार का प्रमुख है संसदीय प्रणाली में तो वह तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब वह निचले सदन का विश्वास जब तक वह निचले सदन का विश्वास प्राप्त रखता है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन बी भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी, यदि 1, 3 और 4 सही हैं तो राज्य में राष्ट्रपति प्रणाली के साथ साथ संघीय लोकतंत्र होने की संभावनाएं हैं। देखिए 3 बातें, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय और लोकतांत्रिक। ठीक है, हम कथन एक की ओर चलते हैं, सरकार का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, कथन 3, सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित होती है। स्पष्ट रूप से लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र राज्यव्यवस्था का उदाहरण है। कथन 4, संघीय न्यायालय के पास राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के आपसी वादों का निपटारा करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये संघीय का उदाहरण, संघीय राज्यव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यदि कथन 1, 3 और 4 सही है तो राज्य में राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय और लोकतंत्र तीनों की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो कथन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर भी हम एक बार जो ऑप्शन डी को भी हम देख लेते हैं। हालांकि हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन सी सही है, लेकिन फिर भी एक बार डी को देखना सही रहेगा। यदि 3, 4 और 5 सही है तो राज्य में राष्ट्रपति प्रणाली के साथ संघीय लोकतंत्र होने की संभावना है। देखिए 3 में जैसे हमने बात की तो लोकतंत्र स्पष्ट रूप से है। ठीक है, 4 की अगर हम बात करें तो संघीय व्यवस्था है। और अब हम बात करें कथन 5 की, सरकार विधायिका को भंग कर सकती है और अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव करा सकती है। यह संसदीय प्रणाली के उदाहरण है, ना कि राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है उसमें शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। ठीक है, वहां पर जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे विधायिका के सदस्य नहीं होते, और जो मतलब कार्यपालिका को अर्थात जो मतलब राष्ट्रपति को विधायिका को भंग करने का अधिकार वहां पर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में सरकार विधायिका को भंग कर सकती है और अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव करा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है। फिर भी एक अतिरिक्त सूचना के रूप में हमने ऑप्शन डी को देखा। ठीक है, हाँ, तो थैंक यू आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। देखिए प्रीलिम्स के लिए अब मोटे तौर पर हम लोग कहें तो सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यही सुझाव है कि आप अधिक से अधिक रिवीजन पर और मॉक टेस्ट लगाने पर जोर दें। ठीक है, साथ ही अभी हम लोगों का एक अनुभव और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट आईएएस अभी आप लोगों को एक अनुभव और प्रदान करेगा, तो उस अनुभव फोर्थ में आइए और नेक्स्ट आईएएस के अनुभव का लाभ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।